हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आज की इस वीडियो में हम कुछ नया करेंगे। नया ये करेंगे कि हम लोग के बीच में जो एक थोड़ा सा कम्युनिकेशन का जो गैप मुझे दिख रहा है उसे फिल करने का काम करेंगे, और वो दो तरीके से करेंगे। पहला ये कि आप प्रश्न को पढ़िए और जाकर के आंसर लिखिए, जो भी टाइम लगे। आपको किसी बुक को पढ़ने की ज़रूरत महसूस हो रही है, लक्ष्मीकांत, एनसीईआरटी या कोई आपकी नोट्स, तो एक बार आप पढ़ भी लीजिए, फिर आंसर लिखिए। और कोशिश करिए कि ना देखना पड़े नोट्स या कुछ ऐसा पढ़ना पड़े। आप सीधा पहले प्रश्न को पढ़िए और आंसर लिखिए, फिर इसके बाद ये पूरा वीडियो देखिए और देखिए आप इंट्रो में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, मेन बॉडी में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं, कंक्लूजन में कहाँ गलतियाँ कर रहे हैं। राइट, एक बार ये करिए। दूसरा ये कि जब ये जो आप प्रश्न अभी सामने देख रहे हैं, ये प्रश्न 2018 में 2018 के टॉपर रवि कुमार सिहाग सर की जो कॉपी है टेस्ट सीरीज की, वहाँ से मैंने प्रश्न को लिया है। प्रश्न का जो आंसर सर ने लिखा है अभी उस पर भी डिस्कशन करेंगे कि वहाँ से हम क्या सीख सकते हैं और हम वो कौन सी गलतियां ना करें जिससे हमारे नंबर कम होते हैं। वो सब पर हम तो बात करेंगे ही, ठीक है। लेकिन आप जब वहाँ पर देखेंगे सर की कॉपियाँ, तो कुछ विशेष पक्ष में आप देखेंगे कि उनको और विस्तार दिया जा सकता था। तो वहाँ पर मैंने एक दो पॉइंट तो सजेस्ट किया है कि इस पक्ष में ये कुछ पॉइंट ऐड हो सकते हैं, लेकिन दो तीन और भी पॉइंट वहाँ पर ऐड होने की संभावना है। तो वो कौन से पॉइंट हैं जो बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, जो वहाँ पर ऐड होने चाहिए, तो वो कौन से हैं उनको आप कमेंट करके नीचे बताएंगे कमेंट बॉक्स में। मैं देखूंगा पर्सनली, हो सकता है वहाँ पर रिप्लाई करूँ कि आपके पॉइंट ठीक हैं कि नहीं है, या नेक्स्ट वीडियो में मैं बात करूँ कि किन के पॉइंट सही थे। ठीक है, तो ये चीज़ें आप करिए पहले तो। अब प्रश्न को देखते हैं। पहले प्रश्न है, जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इस संदर्भ में यथोचित उदाहरणों के साथ भारत में रिटों की प्रकृति और महत्व की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर प्रश्न को पढ़ें तो जहां अधिकार है वहां उपचार भी है। इस संदर्भ में, किस संदर्भ में? इस संदर्भ में कि जहां अधिकार है वहां उपचार भी है, इस संदर्भ में यथोचित उदाहरणों के साथ। तो मतलब कि हम इस संदर्भ में भूमिका लिख सकते हैं। मैंने ये कई बार आपने देखा होगा कि जब आप उत्तर लिखते हैं तो जो प्रश्न की पहली और दूसरी लाइन होती है वहीं से हम भूमिका क्रिएट कर लेते हैं, ठीक है। लेकिन ये सब प्रश्नों के साथ ऐसा नहीं होता। कई सारी में ऐसा होगा कि आपको पूरा पढ़ने के बाद भी पढ़ेंगे, फिर भी पढ़ने के बाद भी नहीं समझ में आएगी कि भूमिका आप क्या करें उसके लिए। तो वहाँ पर क्या करना होता है वो उस समय के साथ जैसे जैसे प्रश्न आएंगे हम उस पर बात कर लेंगे। लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि एक दो लाइन पढ़ने के बाद हमें समझ में आ जाता है कि भूमिका किस वे में जाएगी, हमें भूमिका क्या लिखना है। तो यहाँ पर हम भूमिका कैसे लिखेंगे वो देखिए ज़रा। अधिकार, जहाँ अधिकार है वहाँ उपचार है, इस संदर्भ में यथोचित उदाहरण देने हैं। तो अधिकार का कुछ उदाहरण देना हो तो हम लिखेंगे, संविधान के भाग 3 आर्टिकल 12 से 35 तक मूल अधिकारों का वर्णन है, जिनके उल्लंघन होने पर, यदि नागरिकों के इन अधिकारों का उल्लंघन होता है तो वे आर्टिकल 32 और 226 के तहत क्रमशः उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय जा सकते हैं अपने अधिकारों के संरक्षण के लिए। तो यहाँ पर आपने उपचारों के लिए एग्जाम्पल दे दिया, अधिकारों के लिए आपने कुछ आर्टिकल के उदाहरण दे दिए, संविधान के भाग 3 की बात कर दी। यदि आप इतने तथ्य दे रहे हैं संवैधानिक, जो कि बहुत ज़्यादा अपनी इंपॉर्टेंस रखते हैं, आर्टिकल आप 12 से 35 की भी बात कर लिए, फिर इसके बाद आर्टिकल उसी में आप 32 और 226 की बात कर लिए, तो ये आपकी भूमिका एकदम मस्त हो जाएगी, मजबूत हो जाएगी, ठीक है। इसी तरह यदि हम इसके पहले का एक जो प्रश्न पर मैंने जब डिस्कशन किया था तो आप यहाँ देखेंगे, तो मैंने पहली लाइन जब पढ़ी थी कि कार्यपालिका के द्वारा अध्यादेश का बारंबार उपयोग करना लोकतंत्र की अवहेलना है। तो यहाँ पर मैंने कहा था कि भूमिका यहाँ पर दो तरह से लिखी जा सकती है। पहला मैंने कहा था कि इस लाइन को पढ़ने के बाद हम ये कर सकते हैं कि भूमिका में कि कार्यपालिका के द्वारा जिस विषय पर बार बार अध्यादेश लाया गया है उसको आधार बना करके आप भूमिका लिख दें। जिस विषय पर बार बार अध्यादेश लाया गया है उसको आधार बनाकर भूमिका लिख दें। दूसरा मैंने ये कहा था कि आप ये जो अध्यादेश, ऑर्डिनेंस जो देख रहे हैं, ये पूरा, इस पूरे प्रश्न में ये शब्द थोड़ा देखें तो इसी पर पूरा प्रश्न तो टिका हुआ है, इसी के आधार पर ही पूरा आंसर लिखना है। और ये थोड़ा नया भी है शब्द, कोई भी प्रश्न पढ़ेगा तो उसके लिए अध्यादेश शब्द नया है। तो आप क्या करिए, अध्यादेश को परिभाषित कर दीजिए। आर्टिकल 123 और 213, 123 213 ही था ना, हाँ ओके, 123 और 213 को आधार बना करके अध्यादेश को परिभाषित कर दीजिए। फिर इसके बाद सेकंड पैरा में मैंने कहा था कि जिस विषय पर बार बार अध्यादेश लाया गया है उसका एग्जाम्पल देते हुए उत्तर लिखने की शुरुआत कर सकते हैं। कुछ उस संदर्भ में बात की थी, तो आप वो वीडियो देख सकते हैं और अच्छे से इस प्रश्न की नेचर को समझने के लिए, ठीक है।
अब यहाँ पर आपको तो ये समझ में आ गया कि भूमिका में क्या लिखना है। आगे देखें तो लिखा हुआ है भारत के रिटों की प्रकृति और महत्व की चर्चा करें। इसका मतलब मेन बॉडी में दो पक्ष होंगे, एक प्रकृति और महत्व किसके, रिटों की। जो नेचर ऑफ रिट है, जो रिट की प्रकृति क्या है उसके बारे में बात करनी है, और रिट का क्या इंपॉर्टेंस है उसको भी बताना है मेन बॉडी में। मतलब मेन बॉडी में दो पक्ष बनेंगे, राइट, दो पक्ष बनेंगे। एक में आप नेचर की बात करेंगे, रिटों की प्रकृति की बात करेंगे, और एक आप में आप महत्व की बात करेंगे। देखिए दोनों में बहुत बारीक अंतर है। यदि इन प्रकृति और महत्व के अर्थ को इसके अर्थ को समझें तो दोनों में बहुत ही बारीक अंतर है। कैसे है, कभी कभी है ना, अभी आप देखें तो जब लक्ष्मीकांत पढ़ते हैं या एनसीईआरटी आप पढ़ते हैं तो कहीं अलग से तो लिखा नहीं रहेगा ना, रिटों की प्रकृति भैया ये है आप पढ़ लीजिए, रिटों का महत्व ये है आप पढ़ लीजिए। आप जब इसको रिट पढ़ते हैं तो आपको खुद से जब ध्यानपूर्वक पढ़ते हैं कंटेंट को, और जब आप प्रश्न आ जाता है एक दो बार आप प्रैक्टिस, इसीलिए तो मैं कहता हूँ कि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर खूब लगाइए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर लगाइए, आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करिए, और जो मेंस में PYQ है उसको देखिए। तो इससे धीरे धीरे आइडिया लगता है कि जब हम कंटेंट को पढ़ते हैं तो उसमें से ध्यानपूर्वक जब हम कंटेंट को पढ़ते हैं, फिर जब प्रश्न आता है तो इन्हीं कंटेंट की भाषा शैली को बदल करके, इन्हीं के अर्थों को बदल करके कैसे हम कई तरह के पक्ष बना लेते हैं, कई तरह से हम चीज़ों को लिखते हैं। जैसे मैं ये कह रहा था कि आप रिट को पढ़ेंगे तो रिट को ध्यानपूर्वक पढ़ने के बाद वहाँ पर प्रकृति और महत्व को अलग से नहीं बताया गया होगा, लेकिन यहीं से हमें कंटेंट निकालने होंगे प्रकृति और महत्व के। वो कैसे निकालेंगे अभी ज़रा देखिए, मैं बता रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि नेचर और मतलब जो प्रकृति है और महत्व है, इन दोनों में बारीक अंतर क्या है। मान लीजिए ये श्याम है, ये राम है, ये मोहन है, ठीक है। श्याम ने राम से पूछा, राम यार ये बताओ मोहन का नेचर कैसा है। यदि श्याम जानना चाहता है मोहन का नेचर, तो राम ने क्या किया, श्याम को बताया यार मोहन तो कुछ मामलों में तो ठीक है, मतलब कुछ मामलों में तो इसका नेचर ठीक लगता है, लेकिन कुछ मामलों में ठीक नहीं है। मतलब अच्छाई और बुराई दोनों बताने की संभावना रहती है प्रकृति में। महत्व की बात करें, यदि श्याम बोले राम को यार राम मोहन की क्या इंपॉर्टेंस है, तो हो सकता है मोहन पूरी उसकी अच्छाई पर ही बात करेगा। भाई देखिए इसकी ये मोहन की अच्छाई है। इसका मतलब है कि जहाँ प्रकृति पूछे वहाँ पर हमें अच्छाई और बुराई दोनों बात करने की संभावना रहती है, लेकिन महत्व में ये संभावना नहीं रहती कि हम बुराई पर भी बात करें। अब यहाँ पर रिटों की प्रकृति पूछा है तो क्या रिटों की कुछ बुराई भी है? नहीं। हम देखिए बुराई एक शब्द मतलब ऐसा लगता है कि जैसे बहुत गलत लग रहा है यहाँ पर हम रिटों की प्रकृति में कोई बुराई नहीं ढूंढ सकते, लेकिन रिटों की कुछ सीमाएं ज़रूर हैं। वो सीमाएं क्या हैं उसको हम ध्यान देंगे, उसी पॉइंट को, उसी बात को हम यहाँ पर ऐड करेंगे प्रकृति वाले में, और वो पॉइंट हमारे लिए किस में ऐड हो जाएगा, प्रकृति वाले में, कि रिटों की प्रकृति में वो शामिल हो जाएगा। जैसे यदि मैं बात करूँ कि रिट बाध्यकारी होते हैं, जैसे आपको पता है किसके लिए, न्यायालय के लिए। आर्टिकल 32 के तहत उच्चतम न्यायालय बाध्य है, यदि किसी नागरिक के अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो बाध्य है रिट जारी करने के लिए। मतलब ये समझ में आ रहा है कि रिट जो प्रकृति है वो बाध्यकारी है, लेकिन साथ ही गैर बाध्यकारी भी है। गैर बाध्यकारी है इसका ये मतलब नहीं कि उच्चतम न्यायालय मना कर देगा कि नहीं भैया हम रिट नहीं जारी करेंगे। ये मना करने का अधिकार यदि किसी के पास है तो वो उच्च न्यायालय के पास है। आर्टिकल 226 मूल अधिकार में आता भी नहीं है ये अनुच्छेद। उच्च न्यायालय के ये विवेक पर है कि वो रिट जारी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। इसलिए आप देखेंगे लक्ष्मीकांत भी पढ़ेंगे तो वहाँ पर लिखा रहता है कि जो उच्चतम न्यायालय होता है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। उच्च न्यायालय के संदर्भ में ऐसी विशेष लाइन शायद देखने को ना मिले, लेकिन आपको उच्चतम न्यायालय के लिए ये लाइन आपको लिखी हुई मिलेगी विशेष तौर पर कि जो उच्चतम न्यायालय है वो मूल अधिकारों का संरक्षण करता है। ठीक है, चलिए अब इसके बाद थोड़ा हम महत्व की बात करें तो महत्व के पॉइंट भी आपको नहीं मिलेंगे। मतलब लक्ष्मीकांत आप पढ़ें या आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो बहुत सीधे साफ तौर पर आपको महत्व के पॉइंट तो नहीं दिखेंगे। अब रिट 5 प्रकार की होती है, आपको मालूम है। मान लीजिए जैसे पहली रिट है बंदी प्रत्यक्षीकरण। अब बंदी प्रत्यक्षीकरण में क्या है, न्यायपालिका उस अधिकारी को आदेश देती है कि आपने जिसको बंदी बनाया उसको मेरे सामने उपस्थित कीजिए, और जो आपने अरेस्ट किया उसको, जो बंदी बनाया उसके तार्किक आधार क्या है वो बताइए। यदि आधार तार्किक नहीं होते तो तुरंत न्यायालय आदेश देता है कि इस बंदी को मुक्त किया जाए। अब आप ये सिर्फ पढ़ते हैं, अब इसके महत्व को लिखना होगा तो कैसे लिखेंगे, ये लिखेंगे। अब महत्व के पॉइंट को खुद से कैसे बनाना होगा कि जो रिट है
वो नागरिकों को अनावश्यक कारावास का जो दंड होता है उसको देने से रोकती है रिट। मतलब देखें तो यह आर्टिकल 19 और 21 से तर्कसंगत है। कैसे है? अनावश्यक, यदि आप अतार्किक आधारों पर आपको बंदी बना लिया गया है तो आप देखेंगे आर्टिकल 19 का आपका उल्लंघन हो जाता है। जो आपको स्वतंत्रता के साथ घूमने उमने टहलने की जो आज़ादी होती है वो कहीं ना कहीं बाधित हो जाती है। गरिमापूर्ण जीवन का जो आपका अधिकार है वो बाधित होता है। तो आर्टिकल 19-21 के तहत तर्कसंगत है। मतलब रिट का महत्व ये समझ में आ रहा है, रिट हमें या नागरिकों को अनावश्यक कारावास से या दंड से बचाती है। एग्जाम्पल में बाद में आप लिख सकते हैं कि बंदी प्रत्यक्षीकरण। उसी तरह यदि हम परमादेश की बात करें, जैसे दूसरी रिट एक ले लें परमादेश, तो परमादेश रिट की बात करें तो इसमें क्या होता है कि इसके द्वारा न्यायालय अधिकारी को आदेश देता है कि उस कार्य को करे जो उसके क्षेत्र अधिकार के अंतर्गत आते हैं। यदि आप ऐसा पढ़ते हैं कि जो न्यायालय होता है वो जो सार्वजनिक अधिकारी होते हैं उनको आदेश देता है कि भाई जो तुम्हारा कार्य क्षेत्र उसी के तहत रह करके कार्य करो। अब इसके महत्व को लिखना होगा, लाइन को बदल के अपने आप से क्रिएट करना होगा। तो क्या लिखेंगे कि रिट जो होती है शासन में पारदर्शिता व जवाबदेही बनाए रखने में भी मदद करती है, इसको बढ़ावा देती है। शासन में पारदर्शिता और जवाबदेही को कैसे देती है, इस रिट को पढ़ने के बाद समझ में आ रहा है कि जो अधिकारी होते हैं वो फिर बाध्य हो जाते हैं कि उनका जो कार्य है सिर्फ वही करें, उसी के लिए उत्तरदायी हों, अन्य के लिए नहीं। इससे क्या होता है, शासन बहुत अच्छी तरह से चलता है और जो कि लोकतांत्रिक मूल्यों के अनुरूप भी है। तो शेष जो और रिट बच रहे हैं, 3 रिट और जो बच रहे हैं, उनको एक बार अपने से पढ़िए और कमेंट बॉक्स में बताइए कि उसके क्या महत्व लिखे जा सकते हैं। उन 3 रिटों के मैं बताऊंगा कि आपने सही लिखा है या नहीं लिखा है। अब रह जाती है बात निष्कर्ष की। ठीक है, निष्कर्ष में यहाँ पर आप रिटों के संदर्भ में एक कोई स्टेटमेंट दे सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर ऐड कर सकते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने आर्टिकल 32 को संवैधानिक उपचारों के अधिकार को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। तो कैसे लिंक करके इस स्टेटमेंट को लिखना है अभी हम आगे बात कर लेंगे जब सर की कॉपी को देखेंगे तब। ठीक है, चलिए अब हम कॉपी को ज़रा देखते हैं। देखिए यहाँ पर अब प्रश्नों पर तो बात कर ही लिया है, प्रश्न के नेचर पर। अब हम पढ़ते हैं जो सर ने आंसर लिखा है। रिट शब्द अंग्रेजी संसदीय प्रणाली से उद्गृत है। जहां राजा द्वारा अधिकारियों की रक्षा के लिए इन्हें जारी किया जाता है वहां इन्हें न्याय का झरना भी कहा जाता है। भारत में अनुच्छेद 32 के तहत संवैधानिक उपचारों के अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय द्वारा मूल अधिकारियों की रक्षा के लिए विभिन्न प्रकार की रिट यथा बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध आदि जारी की जाती है। अनुच्छेद 226 के तहत उच्च न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार है। तो खुद से आप सोचिए ना, मतलब बहुत प्रभावशाली भूमिका तो लग नहीं रही है। और यदि मान लीजिए मैं इसको भूमिका मान लूँ, सेकेंड पैराग्राफ में क्या इसको रिटों की प्रकृति आप मानेंगे? नहीं। प्रश्न के अकॉर्डिंग आपको इस सेकेंड पैरा में प्रकृति पर चर्चा करनी है। अब सेकेंड पैरा में प्रकृति की चर्चा करनी है तो यदि आप इसको भूमिका नहीं मान रहे तो इसको भूमिका मानिए, फिर ये अनावश्यक कंटेंट हो जाएगा। या आप दोनों को एक में समेटिए, या आपको लग रहा होगा कि ये दोनों यार भूमिका में लिखे जाते हैं, आपको बहुत ज़्यादा इन दोनों, मतलब कुछ होता है ना कि हम पहले से प्रिपेयर रहते हैं कि कुछ कंटेंट को हम भूमिका में लिखेंगे जब कभी प्रश्न पूछा जाएगा। तो हो सकता है सर को लगा हो ये भी कंटेंट ज़रूरी है भूमिका के लिए, ये भी है, उसके चक्कर में भूमिका बहुत लंबी दिखने लग जाए तो लगा होगा कि यहाँ से चेंज कर देते हैं। ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा अपने नॉलेज को नहीं दिखाना है। तो यहाँ पर हम जब मैंने बताया था कि संविधान के भाग 3 में निहित आर्टिकल 12 से 35 के बीच में मौलिक अधिकारों का वर्णन है, जिसके उल्लंघन पर उपचार हेतु अनुच्छेद 32 व 226 के तहत क्रमशः उच्चतम और उच्च न्यायालय जाया जा सकता है। आप इस तरह से लिख करके भूमिका लिख सकते हैं। ठीक है, आप ये भी देखेंगे तो मुझे ऐसा लगता है कि जिसे लिखा गया है न्याय का झरना कहा जाता है, राइट। कुछ और भी शब्द हैं, जैसे लगता है कि सीधा लक्ष्मीकांत सर ने कई बार शायद रिवीजन अच्छे से किया या पढ़ा है। जैसे आप यहाँ देखेंगे तो लिखा है कि ये रिट अंग्रेजी कानून से लिए गए हैं, जहाँ इन्हें विशेषाधिकार रिट कहा जाता है। इन्हें राजा द्वारा जारी किया जाता है, जिन्हें अब भी न्याय का झरना कहा जाता है, राइट। अभी और भी मतलब ऐसे कंटेंट देखेंगे जो जैसा लगता है कि लक्ष्मीकांत को सर ने अच्छे से कई बार रिवाइज किया था या पढ़ा था। हाँ, एक बात और ये भी है कि मैंने देखा है कि कई अभ्यर्थियों में प्रॉब्लम होती है कि जब पढ़ने बैठते हैं तो हर चीज़ को अंडरलाइन कर देते हैं। जैसे मैं इस छोटे से पैराग्राफ की बात करूं कि जब आप कंटेंट पढ़ते हैं तो थोड़ा आपको क्या करना चाहिए शॉर्ट नोट्स के लिए, कि उच्चतम न्यायालय एवं उच्च न्यायालय रिट जारी कर सकते हैं। और ये रिट हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण, अधिकार परीक्षा।
इसको हमने कहीं ना कहीं एनसीईआरटी, सबसे पहले तो आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे, एनसीईआरटी पढ़ने के बाद ही लक्ष्मीकांत शायद पढ़ने के लिए बैठे होंगे। तो जब आप लक्ष्मीकांत पढ़ रहे हैं तो ये 3 लाइन को अंडरलाइन करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपने इसको कहीं ना कहीं एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग तो होनी चाहिए कि 32 के तहत उच्चतम न्यायालय, उच्च न्यायालय 226 के तहत रेट जारी करते हैं। आपने इसको खूब सारा एनसीईआरटी में भी पढ़ लिया, तो यहाँ ज़बरदस्ती का अंडरलाइन मत करिए। एनसीईआरटी से हट करके आपको यहाँ क्या कंटेंट मिल रहा है उसको ध्यान दीजिए, ठीक है। ये अंडरलाइन कर लेंगे तो पता चला ये भी आप अपने नोट्स में शामिल कर रहे हैं, एग्जाम के टाइम पे इसको भी रिवीजन लगा रहे हैं, ये बचना है। यदि हम आगे देखें तो चौथी लाइन कि संसद किसी अन्य न्यायालय को भी इन रिटों को जारी करने का अधिकार दे सकती है, चूंकि अब दे सकती है, ये लाइन हमारे लिए ज़रूरी हो जाती है कि अनुच्छेद 32 के तहत संसद चाहे तो अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो इसको अंडरलाइन कर लीजिए। चूंकि अभी तक ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, केवल उच्चतम उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं। अभी क्या है वर्तमान में, सिर्फ उच्चतम उच्च न्यायालय ही रिट जारी कर सकते हैं, कोई अन्य न्यायालय नहीं जारी कर सकते। तो यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये लाइन आपके लिए ज़रूरी हो गई। फिर आगे थोड़ा पढ़ें तो 1950 से पहले केवल कलकत्ता, बम्बई, मद्रास उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार प्राप्त था। मतलब 1950 के पहले सिर्फ 3 उच्च न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार था, लेकिन 1950 के बाद जितने भी उच्च न्यायालय हैं भारत के, सभी को रिट जारी करने का अधिकार है। तो ये कुछ लाइन इंपॉर्टेंट हैं जो अपना महत्व रखती हैं। बाकी का अंडरलाइन करना आपकी मतलब नादानी होगी, आप बहुत ज़्यादा कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं अपने लिए रिवीजन के लिए, थोड़ा उससे बचिए। और आप देखेंगे तो प्रश्न सीधा आप लक्ष्मीकांत से भी बन जाते हैं। जैसे मतलब मैं ओके वो मिट गया है। आप देखेंगे तो इस बार का यूपीएससी प्री 2024 जो रहा, लक्ष्मीकांत से सीधे कंटेंट उठाए गए हैं और प्रश्न बना दिए गए हैं। हालांकि मैं उस पर काम कर रहा था कि अभी 1-2 वीडियो के बाद उस पर मैं बात करता, लेकिन आपको एग्जांपल के तौर पर दिखाई देता हूँ। जैसे मैं एग्जांपल में बात करूँ तो देखिए, जैसे ये प्रश्न इस बार यूपीएससी प्री 2024 में पूछा गया। 1 मिनट, ठीक है। लोकसभा के अध्यक्ष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जब लोकसभा के अध्यक्ष को, अब थोड़ा विषय से हम थोड़ा 2 मिनट के लिए हटेंगे, ठीक है। अब इसी वीडियो में थोड़ा मैं एग्जांपल दे ही दे रहा हूँ कि कैसे लक्ष्मीकांत से भी सीधे प्रश्न बन जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर है कि लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का कोई संकल्प विचाराधीन है। तब लोकसभा में यदि अध्यक्ष को हटाने का कोई भी संकल्प विचाराधीन है तो 3 विकल्प आपके, 3 ऑप्शन, 3 कथन आपके सामने है कि वह पीठासीन नहीं होगा। अब आप देखिए लक्ष्मीकांत की सीधा मैंने यहाँ पर फोटो ली है, तो आप देखेंगे कि जब अध्यक्ष को हटाने के लिए संकल्प विचाराधीन हो तो अध्यक्ष जो है पीठासीन नहीं होगा। मतलब सही ढूंढना है, कथन कौन सा सही है। तो आप देखेंगे तो जो पहला कथन है वो क्या हो जा रहा है, सही हो जा रहा है, राइट। फिर आगे है उसे बोलने का अधिकार नहीं होगा। आगे देखें तो लिखा है किंतु उसे लोकसभा में बोलने और उसे कार्रवाई में भाग लेने का अधिकार होगा। इसका मतलब दूसरा गलत है। ऐसा लग रहा है ना कि यहाँ से सीधा स्टेटमेंट लिया गया है। आगे देखें तो वह संकल्प प्रथमतः मत देने का या कि हकदार नहीं होगा, जबकि होगा। जब संकल्प मतलब लोकसभा के अध्यक्ष को हटाने का संकल्प होगा तो वह मत देने का हकदार रखेगा प्रथमता, तो ये भी गलत हो जाएगा। और ये लाइन देखें तो यहाँ पर मिल जाती है, ये देखिए, जबकि लोकसभा अध्यक्ष पहली बार मत दे सकता है अगर उसे हटाने का संकल्प विचाराधीन हो। तो लक्ष्मीकांत से सीधा देखिए मिला ना प्रश्न, तो सही है तो कौन सा है, ये आपका सही हो जाएगा। सीधा स्टेटमेंट जो भी हैं वो आपको लक्ष्मीकांत की बुक से दिख जाएगा। अभी मैं इस पर बहुत अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश में हूँ कि आपको ले आऊँ जिससे आपको बेनिफिट हो। थोड़ा समय लगेगा, ठीक है, समय मेरे पास थोड़ा कम रहता है। यदि थोड़ा ये एग्जांपल में और भी दिखाऊं, जैसे लिखा है कि प्रतिषेध रिट उच्चतम न्यायालय उच्च न्यायालय द्वारा किसी और किस प्रयोजन से जारी किया गया एक अध्यादेश है। तो 4 ऑप्शन है। यदि 4 ऑप्शन को पढ़ें तो आप देखिए, किसी सरकारी अधिकारी को उसे किसी विशिष्ट कार्रवाई करने से प्रतिषेध करने के लिए, संसद विधानसभा को मद्य निषेध पर कोई विधि पारित करने के लिए, सी है निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी रखने के प्रतिषेध करने के लिए, सरकार को उसी के किसी असंवैधानिक नीति का अनुपालन करने से प्रतिषेध के लिए। यदि आप देखें तो ये है प्रतिषेध। लक्ष्मीकांत से सीधा मैंने फोटो लगाई है। आप पढ़ेंगे तो इसका शाब्दिक अर्थ होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकारियों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखें तो जो तीसरा स्टेटमेंट है, या निचली अदालत को किसी मामले में कार्यवाही जारी करने का प्रतिषेध रोकने के लिए जारी किया जाता है, तो सी सही हो जाएगा। तो सीधा वहाँ से मिल जा रहा है, राइट।
उसी तरह से ये प्रश्न आप देखिए, केंद्रीय बजट, यूनियन बजट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला स्टेटमेंट है, प्रधानमंत्री की ओर से केंद्रीय वित्त मंत्री संसद दोनों सदनों के समक्ष वार्षिक वित्तीय वितरण रखते हैं, जो कि गलत होगा। ये फोटो है लक्ष्मीकांत की बुक की। राष्ट्रपति से हर वित्त वर्ष में संसद के दोनों सदनों में पेश करवाएगा, तो इसके अकॉर्डिंग ये गलत हो जाता है। दूसरा देखिए, केंद्रीय स्तर पर भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती। ठीक है, तो आप दूसरा ये पढ़ें, लक्ष्मीकांत का जो लिखा हुआ पॉइंट है कि बिना राष्ट्रपति की सिफारिश के कोई अनुदान की मांग नहीं की जाएगी। और तो यहाँ पर क्या है, भारत के राष्ट्रपति की अनुशंसा के बिना अनुदानों की मांग नहीं की जा सकती, मतलब दूसरा सही है, सही पूछा है तो ये सही हो गया। ठीक है, तो मतलब इस तरह के स्टेटमेंट आपको सीधा दिख जाएंगे। मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस तो लक्ष्मीकांत बुक रखती है, इसलिए आप कई बार सुने होंगे कि लक्ष्मीकांत आप पढ़िए। प्री के लिए तो बहुत ही ज़्यादा रामबाण है ही है, और मेंस के लिए आप एनसीईआरटी को इग्नोर मत करिए। 6 से 12 तक की जो एनसीईआरटी है उसको पढ़िए, लक्ष्मीकांत पढ़िए, और आप विजन आईएएस की मैगजीन जो मंथली आती है उसको करिए। मुझे लगता है कि इसके लिए आपके लिए पर्याप्त है और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इसी तरह फिर से एक प्रश्न देखिए, दिसंबर 2023 तक भारत सरकार द्वारा कितने परिसीमन आयोग गठित किए गए हैं? तो अभी तक आप देखिए तो 1952, 1962, 1972, 2002 के अधिनियम के तहत परिसीमन आयोग का गठन किया गया। इसका मतलब 4 बार किया गया है। ठीक है, और ये जो आखिरी वाला है वो 2026 तक बना रहेगा ये परिसीमन आयोग। तो इस तरह से ये सही हो जा रहा है। फिर आगे हाँ चलिए देख ही लेते हैं फटाफट एक बार, हालांकि डिस्कशन अच्छे से बार कर ही लेंगे। ऐसे ही इसको देखिए, संविधान के 71वें संशोधन अधिनियम 1992 के द्वारा निम्नलिखित में किस भाषा को शामिल करने के लिए संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल संशोधन किया गया? आप सही उत्तर चुनिए। आपको पता है कि जो 8वीं अनुसूची है उसमें जब मूल संविधान में 14 भाषाएं थी, बाद में ऐड करके 8 भाषाओं को ऐड किया गया। वो 3 संशोधन के द्वारा किया गया। वो 3 संशोधन कौन से हैं? देखिए, पहला 21वां संशोधन है जिसके तहत एक भाषा ऐड की गई, सिंधी भाषा। दूसरा है 71वां जो संशोधन है, इसके तहत 3 भाषा, एक कोंकणी, मणिपुर, नेपाली को ऐड किया गया। कितना हो गया? 3 ये और ये 4 हो गए। फिर इसके बाद एक 92वें संशोधन के द्वारा मैथिली, डोगरी, बोडो, संथाली ये 4 किए गए। तो 4 4 8, 14 मूल संविधान में पहले से ही थी, तो कुल मिलाकर के अब 22 हो गई। ठीक है, 8वीं अनुसूची में। तो यहाँ पर देखा जाए तो इस संशोधन के द्वारा कौन कौन सी भाषा ऐड की गई? कोंकणी, मणिपुर और नेपाली। तो आप कोंकणी, मणिपुर, नेपाली, और पूछा क्या है? सही उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे तो 1 2 3 ये ए विकल्प सही हो जाएगा। मैथिली किसके द्वारा की गई थी? 92वें संविधान संशोधन के द्वारा। सीधा मैं दिखा रहा हूँ कि किस तरह से लक्ष्मीकांत से प्रश्न बने हैं इस बार, राइट। तो लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ जानी चाहिए। यदि मैं पॉलिटी के इस प्रश्न पर बात करूँ और लक्ष्मीकांत की बेइज्जती होगी मतलब इंसल्ट होगा लक्ष्मीकांत का, कि यदि मैं इसके लिए भी प्रूफ आपको दिखाऊँ कि नगर पालिकाओं की शक्तियों को संविधान के भाग 9 में दिया गया है, तो ये लक्ष्मीकांत में सीधे साफ तौर पर दिख जाएगा। आपात उपबंध संविधान के भाग 18 में किए गए हैं, ये लक्ष्मीकांत में सीधे साफ दिखेगा। संविधान के संशोधन से संबंधित उपबंध संविधान के भाग 20 में दिए गए हैं। इसका मतलब ये 1 2 3 तीनों कथन सही हैं, राइट। तो डियर, मतलब आप लक्ष्मीकांत की इंपॉर्टेंस शायद आप समझ रहे होंगे कि लक्ष्मीकांत को आप इग्नोर करके किसी भी अन्य नोट्स पर अपन मत पढ़िए। यदि आप कोई भी संस्थान कह रहा है कि मेरे नोट्स पढ़िए, ये पर्याप्त हैं, तो मतलब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ये जानता हूँ कि लक्ष्मीकांत बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसको आप मतलब इग्नोर नहीं कर सकते। यदि ये प्रश्न ये भी आपको मैं दिखाऊं कि भारत के उच्चतम न्यायालय ने निजता के अधिकार को भारत के संविधान के निम्नलिखित किस अनुच्छेद के अंतर्गत रखा है, तो 4 ऑप्शन है, अनुच्छेद 15, 16, 19, 21। तो डी आपका सही हो जाएगा, अनुच्छेद 21। आप देखें तो निजता के अधिकार को, ये देखिए थोड़ा जूम करता हूँ मैं, अनुच्छेद 21 इसके अंतर्गत आप देखेंगे यहाँ पर, इसमें अनुच्छेद 21 के भाग के रूप में लिखित अधिकारों की घोषणा की गई है। आप इसमें देखें निजता का अधिकार है, ठीक है। लक्ष्मीकांत की ही है ये पेज, लक्ष्मीकांत का ही पेज है बुक की, ठीक है। चलिए, अच्छा एक और जैसे दिखाना चाहूँ तो लिखा हुआ है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, मतलब अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, ठीक है। इसकी इंग्लिश आप देखना चाहें तो ये देख लीजिए ज़रा, प्रोविजनल प्रेसिडेंट, मतलब अस्थायी अध्यक्ष, राइट। तो यहाँ पर आप पढ़ें तो ये लक्ष्मीकांत के पेज की मैंने फ़ोटो ली है, देखें तो यहाँ लिखा है कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, इसमें लिखा है कि
फ्रांस की तरह इस सभा के संविधान सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अध्यक्ष निर्वाचित हुए। और यहाँ पर क्या लिखा है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद कार्यभार संभालने से पहले संविधान सभा के अस्थायी सभापति कौन थे, तो ये डी विकल्प सही होगा। तो आपको कुल मिला, मैंने शायद 8-9 प्रश्नों को डायरेक्ट दिखा दिया कि किस तरह से लक्ष्मीकांत से प्रश्न बने हुए हैं। लेकिन ध्यान ये भी रखना है कि जरूरी नहीं कि हर प्रश्न डायरेक्ट बन जाएं, कुछ इस तरह से भी बन सकते हैं। जैसे मैंने एक अलग स्टेटमेंट लिखा है, हालांकि बाद में प्रूफ के साथ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर के कुछ प्रूफ देख करके मैं दिखाऊंगा आपको। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए एक स्टेटमेंट आ गया ये कि भारत में उच्चतम व उच्च न्यायालय के अलावा किसी भी स्थिति में अन्य न्यायालय को रिट जारी करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता। तो ये स्टेटमेंट आपका गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि संसद चाहे तो आर्टिकल 32 के तहत किसी अन्य न्यायालय को भी रिट जारी करने का अधिकार दे सकती है। तो जरूरी नहीं जो स्टेटमेंट यहाँ लिखा हुआ वही स्टेटमेंट आधार बना करके क्वेश्चन क्रिएट किए जाएँ, कुछ अलग भी बन सकते हैं। ये जब आप PI को खूब लगाएंगे, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ेंगे, तो इसके आधार पर कोई भी स्टेटमेंट दिया जाए तो आप उसको रॉन्ग और सही कर सकते हैं। ठीक है, ओके चलिए अब हम प्रश्न पे चलते हैं। बहुत लंबा साइड डिस्कशन हो गया होगा, आज का वीडियो 25 मिनट का हो गया। चलिए आगे हम प्रकृति की बात करें तो ये सर ने लिखा है कि ये उपचारात्मक के साथ साथ पूर्व क्रियात्मक भी हैं। पूर्व क्रियात्मक का प्रतिषेध का एग्जाम्पल दे सकते हैं, अभी हमने बात कर ही ली है तो प्रतिषेध का एग्जाम्पल यहाँ पर दे सकते हैं। इस तरह की रिट की प्रकृति होती है। फिर यहाँ पर सर ने लिखा है सर्वोच्च न्यायालय रिट जारी करने की सख्ती से इनकार नहीं कर सकता क्योंकि यह अनुच्छेद 32 स्वयं एक मूल अधिकार है। ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे लक्ष्मीकांत की लाइन उठाई गई है, जैसे फिर से मैं दिखा देता हूँ। सर ने जैसे लग रहा है कि लक्ष्मीकांत खूब रिवीजन किया है। यहाँ पर 1 मिनट, एक मिनट जाने दीजिए, अभी मुझे लाइन वो दिख नहीं रही है। आप पढ़ेंगे तो वो लाइन दिख जाएगी। ठीक है, चलिए हाँ ये देखिए, अनुच्छेद 32 के अंतर्गत उपचार अपने आप में मूल अधिकार है, इसलिए उच्चतम न्यायालय अपने रिट न्याय क्षेत्र को नकार नहीं सकता। ओके, तो कुछ इस तरह से लग रहा है। अब मैंने क्या किया है, यहाँ लिखा है कि दाखिल जो रिट होती है, मतलब जो यदि अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो जो रिट है अपनी प्रकृति में देखेंगे न्यायालय के लिए बाध्यकारी भी होती है और गैर बाध्यकारी होती है। हम कुछ नेचर को इस तरह से बता सकते हैं। फिर अगला पॉइंट देखें तो ये रिट सर्वोच्च न्यायालय द्वारा केवल मूल अधिकारों के उल्लंघन में जारी की जा सकती है, वहीं उच्च न्यायालय द्वारा अन्य मामलों में भी। मतलब रिट की जो प्रकृति है वो मौलिक अधिकारों के साथ साथ अन्य जो विधिक अधिकार हैं, मतलब मौलिक और विधिक दोनों अधिकारों के उल्लंघन के संदर्भ में जारी हो सकती है। कुछ इस तरह से हम नेचर बता देंगे। फिर आगे देखें तो विभिन्न रिटें, यहाँ पर लाइन को थोड़ा चेंज, जो सर ने स्टेटमेंट दिया या जो वाक्य यहाँ पर लिखे हैं इसको थोड़ा और मतलब परिमार्जित करने की ज़रूरत है, थोड़ा और अच्छे से डिलीवर करने की ज़रूरत है बदल करके। तो विभिन्न रिटें अधीनस्थ न्यायालयों, सरकार, अधिकारियों के खिलाफ भी जारी की जा सकती हैं। चलिए ठीक है, अब आगे देखिए महत्व। इसके बाद आप देखेंगे कि निष्कर्ष है ही नहीं। ठीक है, तो कभी भी मैं हमें अक्सर कहता हूँ कि हमें बिंदुवार प्रारूप में आंसर लिखने चाहिए, उसको मतलब प्राथमिकता देनी चाहिए बिंदुवार क्रम में उत्तर लिखने का, क्योंकि व्याख्या में जब आप लिखते हैं तो आपके पास समय भी कम पड़ता है और आप कंटेंट प्रश्न के अकॉर्डिंग डिलीवर भी नहीं कर पाते। तो यहाँ पर आप महत्व को पढ़ें तो अधिकारों को प्रदान करना एक पक्षी बात है जब तक कि उन्हें संरक्षण या उपचार प्रदान न किया जाए। इसी संदर्भ में भारतीय संविधान में रिटों के महत्व हैं। इन न्यायाधीशों के बिना मूल अधिकार महत्वहीन है। इसी कारण तो मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट महत्व नहीं हो रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पर लिखा है कि बिंदुवार क्रम में और स्पष्ट करें। तो किस तरह से स्पष्ट किया जा सकता है कि लिखा जा सकता है कि नागरिकों को अन्यायपूर्ण कारावास से बचाने के लिए जैसे बंदी प्रत्यक्षकरण रिट, बस इतना लिखिए, एग्जामिनर समझ जाएगा, बहुत ज़्यादा विस्तार देने की जरूरत नहीं है। कानून के शासन को मजबूत करने एवं जिम्मेदार शासन को बढ़ावा देने में परमादेश रिट का महत्व है। तो इस तरह से और जो 3 शेष रिट बच रहे हैं उनको आप कमेंट में करके बताइए। निष्कर्ष मैंने लिखा है कि इस संदर्भ में निष्कर्ष लिखा जा सकता है, मतलब लिख सकते हैं बाद में कि इसी कारण, महत्व को देखते हुए जो महत्व आप बताएंगे उसके बाद आप लिखेंगे इसी कारण, ये शब्द ऐड करेंगे। ये ऐड शब्द ऐड कर देते हैं ना, तो आपका जो निष्कर्ष है इसके पहले वाला जो पक्ष है, मतलब आप महत्व जो बता रहे हो उससे लिंक हो जाता है। तो इसी कारण डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों के अधिकार
इस अधिकार को न लिख करके मैंने लिखा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को, ब्रैकेट में अनुच्छेद 32 लिख सकते हैं, अधिकार को संविधान की आत्मा या हृदय की संज्ञा दी है। इस तरह से आप निष्कर्ष की समाप्ति कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपने बहुत कुछ आज सीखा होगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में इन तीनों रिट के महत्व को बताने के साथ साथ आप बताइए आपको कैसा लगा वीडियो, और लाइक ज़रूर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।